सिर्फ 9 साल पुलवामा, गोदरा, गाली गलौज, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरी ईद, जिन्ना, पाकिस्तान, चाइना का नाम क्यों नहीं ये लेते हैं? अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेते हैं? या सिर्फ मुसलमान का नाम काहे लेते हैं? ईसाई का नाम काहे नहीं लेते हैं? जिस तरीके से लगातार इस देश के संविधान पर, लोकतंत्र पर, इतिहास पर, तहजीब पर, संस्कृति पर और सभी तरह के संस्थाओं और विचारों पर हमला है, उसमें ऐतिहासिक पल था। जो इतिहास थे, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी का हमला इतिहास पर हुआ। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी का हमला समाज के कमजोर वंचित तबके की विचारधारा पर हुआ, उसकी संस्कृति पर हुआ। उन्होंने अच्छे तरीके से अंधविश्वास को, भाग को, किस्मत को, भगवान को, पत्थर को, आडंबर को, कर्मकांड को स्थापित करने में जो सबसे सोची समझी साजिश थी कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आजादी की क्रांति की कोई आवाज ना उठे, उसके लिए उन्होंने कई तरह के बाबाओं को जन्म दिया। बिहार में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई है, क्या होगा इसका नतीजा? टीवी अखबार कह रहा है कि ये डरे हुए और भ्रष्ट लोग का जमावड़ा है। पप्पू यादव है मेरे साथ, कह रहे हैं लोग, टीवी अखबार खासकर एक मतलब ओपिनियन दे रहा है कि ये डरे हुए और भ्रष्ट लोग का जमावड़ा था। देखिए, कभी कभी तो हमको लोगों के बारे में नहीं, कुछ बौद्धिक लोग अपने को जो स्वयंभू ये समझ लिए हैं कि हम ही हैं पीएम सीएम बनाते हैं, जो मन में आता है सो बोल देते हैं। तत्कालीन आगे की बात कर देते हैं कि जेपी थे, जेपी का क्रांति आंदोलन था, फिर लोग इकट्ठे हुए। देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए। एक तो एक प्रयास हमेशा कहीं ना कहीं सफल होता है। बिहार हमेशा एक मजबूत प्रयास को करता है। हमेशा आप गांधी के पहले भी, मुगल काल से लेकर के अंग्रेज, और फिर गांधी, जेपी से लेकर के कई सारे, जब हम इतिहास को देखते हैं, हम बुद्ध के इतिहास को देखते हैं, विक्रमशिला, नालंदा और महाभारत के भी इतिहास के कर्ण को देखते हैं, तो बिहार हमेशा एक बड़ा विचार और बड़ा संदेश देने का काम किया है, मानवता के लिए भी, सामाजिक आर्थिक क्रांति के लिए भी, जो चंद्रगुप्त के शासन रहे हैं, और विज्ञान के लिए भी। तो जो लोगों की गलतफहमी है कि जिस आधार पर इस देश के विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं के लोग अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से विचारधारा नहीं मिलने के बावजूद भी, और लोगों ने यह समझा कि इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आज व्यक्ति का, किसी पार्टी का कम, और इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र और इस देश के इतिहास को बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से लगातार इस देश के संविधान पर, लोकतंत्र पर, इतिहास पर, तहजीब पर, संस्कृति पर और सभी तरह के संस्थाओं और विचारों पर हमला है, उसमें जो 18 पार्टियां एक होकर के यहाँ आई, उसमें अलग अलग मुद्दे, अलग अलग पार्टी के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन यह सहमति बनी कि हमें एक होकर के चुनाव लड़ना है इस देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश को के मोहब्बत को बचाने के लिए। किसको संविधान को किससे खतरा है? देखिए, एक बात आप समझिए, संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब सबसे पहले यही है कि विभिन्न विचारधाराओं का सम्मान, विभिन्न संस्कृति तहजीब को मानने वाले लोगों की फ्रीडम, और संविधान जो आम आदमी को जीने का जो फ्रीडम दिया है उसका सम्मान। 9 साल के अंदर किसी भी विचारों का सम्मान खत्म हो गया। किसी इमरजेंसी तो आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने लगाई थी, आप कह रहे हैं संविधान खतरे में। एक बात आप समझिए, समय काल पात्र के अनुसार कभी कभी कई तरह की चीजें आती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर संस्कृति पर चोट नहीं किया था। इंदिरा गांधी जी ने सामाजिक
ताना यहाँ बाना 9 साल में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें 1000-2000 लोग मारे गए हों? गोधरा हुआ, कांग्रेस केंद्र में थी। नोखली हुआ, भागलपुर हुआ, हजारों दंगे होते थे कांग्रेस के दौर में। आप कह रहे हैं आज सांप्रदायिक सद्भाव नहीं है। मुझको तो समझ में नहीं आता है, मीडिया किन चीजों को कब दिखाती है। आप जरा सा नरेंद्र मोदी जी के समय में संपूर्ण इतिहास को उठा करके देख लीजिए। भारत की जो ऐतिहासिक पल था, जो जो इतिहास थे, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी का हमला इतिहास पर हुआ। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी का हमला समाज के कमजोर वंचित तबके की विचारधारा पर हुआ, उसकी संस्कृति पर हुआ। उन्होंने अच्छे तरीके से अंधविश्वास को, भाग को, किस्मत को, भगवान को, पत्थर को, आडंबर को, कर्मकांड को स्थापित करने में जो सबसे सोची समझी साजिश थी कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आज़ादी की क्रांति की कोई आवाज ना उठे, उसके लिए उन्होंने कई तरह के बाबाओं को जन्म दिया, कई तरह के भगवान को जन्म दिया, कई तरह के सेंटिमेंट्स को उन्होंने लाए। उन्होंने कभी हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति के एजुकेशन की, उसके प्रमोशन की, उसके आरक्षण को उठा के देखिए उसके रीजन में क्या हुआ। आप लोग को पिछड़ा प्रधानमंत्री से दिक्कत है। सर मुझको तो राजीव गांधी ने घर घर रामायण महाभारत पहुंचाया, मंदिर के दरवाजे राजीव गांधी ने खोले, आरक्षण कांग्रेस में राज में आया। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, संविधान नहीं लागू कर पाई तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 10 साल में मोदी जी ने सब बर्बाद कर दिया। सर एक बात हमको बता दीजिए, मोदी जी के बारे में आप 9 सालों में कोई एक चीज बता दो जिनकी एक उपलब्धि। अरे सर, गरीब से गरीब लोगों को पद्म भूषण दे रहे हैं। पीटी उषा जैसे खिलाड़ियों को आईओसी का चेयरमैन बना रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, हैं? दलित ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बन जा रही है। कितना डाइवर्सिटी चाहिए। सुनो ना, इस हिंदुस्तान में बहुत सारे दलित, एसटी, एससी पहले ही इस हिंदुस्तान में मंत्री, संतरी, डिप्टी पीएम से लेकर के जज से लेकर के बहुत चीज। बात मैं कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो है हमारा एजुकेशन, जिसकी कमर को, जिसकी सिलेबस को, जिसकी विचारों को जो सबसे बड़ी थी, और हमारा जो सदियों से दलित, एसटी, एससी, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटीज का जो इतिहास था उसको समाप्त करने की कोशिश सबसे पहले एजुकेशन के द्वारा की गई। और जो सिलेबस हम तक था, संविधान जो राइट हमें दिए थे बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के अभी तक। आप कांग्रेस के बारे में मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं उन व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजों को तोड़ा गया। हाँ, बैकवर्ड प्रधानमंत्री, इसलिए आप इतना आरोप लगा रहे हैं ना। आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है बैकवर्ड प्रधानमंत्री, मुझको तो समझ दलित राष्ट्रपति। मुझको तो समझ में नहीं आता है कि एक बात बोलिए ना, 99% पत्रकार, 100% जज, 100% सेक्रेटरी, 96% आईएएस और लगभग सभी संस्थाओं पर, बड़े संस्थाओं पर एक भी दलित, एसटी, एससी, ओबीसी नहीं। तो यही तो कह रहा हूँ, यही तो कांग्रेस ने 60 साल में किया है। सब जगह उन्होंने सवर्णों को, सवर्ण समाज के लोग को बैठा रखा। कांग्रेस, बीजेपी तो डाइवर्सिटी ला रही है। मैं तो वही बात कह रहा हूं। बीजेपी के डर से कांग्रेस पिछड़े मुख्यमंत्री बना रही है। मुझे तो पार्टी में रिजर्वेशन लाना पड़ रहा है कांग्रेस को। मुझे तो समझ में नहीं आता है, एक भी पिछड़ा मुख्यमंत्री बीजेपी के रीजन में सिवाय मध्य प्रदेश को छोड़ के कांग्रेस में आज भी 4 एसटी, एससी है आज भी, और 3 अत्यंत पिछड़ा है कांग्रेस में आज भी। बीजेपी तो सर गवर्नर बना रही है दलितों को। सुनो ना, गवर्नर पेंडुलम को छोड़ दीजिए, राज्यसभा भेज रही है। सर एक भी मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं है, एक भी। शिवराज सिंह चौहान सर वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी के अलावा कोई नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो पिछड़ा है। सर मुझको आप लोग, मैं देखिए, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ पप्पू जी कि मैं बिहार में हूँ और बिहार में सबसे ज्यादा सोशल जस्टिस की लड़ाई की बात होती है। तो उसमें तो प्रधानमंत्री भारी पड़ रहे हैं कांग्रेस पर। मुझको तो समझ में नहीं आता है, जाति व्यवस्था को इन्होंने, कौन जाति है, ओबीसी है, अपर कास्ट। पहले तो आप इतिहास में उठा करके जाके देखो, इन्होंने चाय नहीं बेचा उसको भी झूठ तरीके से तस्लीम दी,
ये ओबीसी नहीं थे, इन्होंने बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जाति को बदला, उसको भी इन्होंने लाया। इन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में गोधरा कहाँ पर हुई। सेंट्रल में कौन था, क्यों नहीं सजा दे दी, कांग्रेस की सरकार थी। सुनो ना नरेंद्र मोदी अमित शाह अगर दोषी थे, आपकी केंद्र में सरकार थी, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी आपके पास था। जज तो मरे, जज मारा गया। ये सब अनऑफिशियल बात कर रहे हैं। आप एक रिस्पेक्टेबल नेता हैं, जिम्मेदार, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। जज जिसके चलते मरे, जिसके कारण मरे, मरे ना। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की एक भी बात सच। सारे सबसे पहले जीएसटी पूंजीपतियों के लिए, नोटबंदी पूंजीपतियों के लिए, सारे किसान, फार्मर्स, महिला, दलित, सब कुछ, छोटे व्यापारी बर्बाद, काला धन। मतलब आप खुश नहीं है, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी एक भारतीय हो गया अडानी, आपको खुशी नहीं है। काला धन, काला धन जस का तस, 85,000 रुपया गायब, 85,000 करोड़ रुपया गायब। बैंक से आरबीआई गई नहीं, 1,00,000 करोड़ रुपये का कोई हिसाब नहीं। काला धन, जाली नोट जस का तस, बैंक से 1 रुपया नहीं आए। तो विपक्षी नेता ईडी की जांच से क्यों भाग रहे हैं? स्टालिन करे हमारे यहाँ सीबीआई नहीं आ सकती है, ममता करे हमारे यहाँ सीबीआई नहीं आ सकती है। दूध के धोले हुए, जब शरद पवार जी का भतीजा पहले बेईमान इनके साथ जाते ठीक, महबूबा इनके जाते ठीक, तब मुसलमान ठीक, गुलाम नबी आजाद इसकी वकालत करते ठीक। मतलब इनके साथ जो चला जाए वो भगवान, वो महात्मा गांधी, वो सुभाष चंद्र बोस, और जो इनके खिलाफ करे वो चोर। मायावती इनके साथ थी ठीक, तेलंगाना इसके साथ सपोर्ट में किया ठीक, उद्धव ठाकरे इनके साथ जब तक थे ठीक, जब तक इनके साथ हिंदुस्तान का क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन के लोग थे वो सब ठीक। जिन जिन लोगों ने इनका विरोध किया उन्हीं के घर में, क्या इनसे बड़का चोर। सुप्रीम कोर्ट ने जब सबसे बड़ा घोटाले के लिए इन्होंने जज को बदल दिया। आप गठबंधन के सुनिए सर, आप गठबंधन के हिमायती हैं। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी की कोई एक चीज किसान पर बोला, झूठ हो गई, कुछ नहीं आया। इन्होंने कहा सब्सिडी खत्म हो गई, इन्होंने मजदूर एक्ट को खत्म कर दिया। सर इन्होंने, आप हिंदुस्तान के इतिहास में बिहार में आकर के बोला कि मैं इस धरती पर कह रहा हूं विशेष राज दूंगा। मोतिहारी में वहां के बोला 3 बार चीनी मिल खुलेगा, वो बिक गया। सर कोई एक चीज, 1,00,000 करोड़ देंगे, कोई एक चीज, 10,000 करोड़ बाढ़ का देंगे, कोई एक चीज, 1,300 करोड़, 1,300 रुपया गैस ऑक्सीजन का हो गया, कोई हिंदुस्तान की कोई एक चीज। इन्होंने जितनी ट्रेनें थी आम आदमी की उसको बंद कर दी। ये बड़ी बड़ी जहाज से चलने में क्या दिक्कत है, वंदे भारत से चलने में क्या दिक्कत है, लोग मालामाल हुए हैं बेहतर तरीके से। सुरक्षा, 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम, हिंदुस्तान का पीएम कहता है 92% का पर कैपिटा इनकम 6,000, और 84 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज, ये लाल किला से बोल चुके हैं कि वो हमको देते हैं 5 किलो। अब जब आजाद हिंदुस्तान के बाद यह कह रहा है कि हम 84 करोड़ लोगों को 5 किलो। कांग्रेस का गड्ढा है ना 60 साल का, धीरे धीरे भरेगा। सर आईटी, मेरी बात सुनो, आईएम, आईटी, जिसको पढ़ के वर्ल्ड का कैरेक्टर चेंज हुआ, वो नेहरू की देन थी। हर वीकेंड में यूनिवर्सिटी, आईटी और आईएम आजाद हिंदुस्तान के बाद, कस्तूरबा से लेकर के एम्स से लेकर, आप कोई भी बड़ी संस्था, जिला स्कूल से लेकर बीएचयू से लेकर एमयू, डीयू से लेकर के जितनी संस्थाओं को भूल गया, पर जेएनयू की बात कर रहा हूँ। तो 60 साल राज भी तो कांग्रेस ने किया। सर 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 उन्होंने नफरत पैदा नहीं की, उन्होंने जाति को नहीं लड़ाया, उन्होंने हिंदू मियाँ नहीं किया, उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड को गाली नहीं दी, सबको जीने का फ्रीडम मिला ना उसके वहां, एक इक्वल था ना सामाजिक। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने सर लगभग लोगों का रेस्पेक्ट। चलिए एक सवाल, कश्मीर से कन्याकुमारी
लेफ्ट से राइट, मणिपुर नागालैंड से लेकर के केरल कन्याकुमारी, सर इक्वल इकोनॉमी, इक्वल जस्टिस। सर इस तरीके से मतलब आप मानते हैं कि 10 साल में 9 साल में सब खराब हो गया, पहले सोने की चिड़िया थी 60 साल से भारत। सर मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ क्या खराब क्या सोने की चिड़िया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। 9 साल में मैं इनकी बात कर रहा हूँ। 2024 में आपको लगता है कि आप लोग एकजुट हो रहे हैं, 9 सालों में हरा पाएंगे आप लोग? 9 सालों में कांग्रेस को गाली देने के अलावे, इनके पास राहुल गांधी को गाली देने के अलावे और नेहरू को गाली देने के अलावे इनके पास वक्त क्या गुजरा? आप इन्होंने चाहते हैं कि गांधी परिवार का ही इस देश में प्रधानमंत्री बने सिर्फ? सर कौन पहले नेहरू जी रहे, फिर इंदिरा जी सर रहे, कौन फिर कह रहा राजीव है जी रहे, गांधी परिवार? फिर राहुल जी रहे। सर जो डिलीवर्ड है, जो निश्चित रूप से इस देश की डेमोक्रेसी में जो जिस लायक है वो उस लायक आता है। तो मोदी जी तो होशियारी, उनको जनता ने चुना है ना, सर मुझको तो वो तो परिवार से भी नहीं आए हैं। सर मुझको तो समझ में नहीं आता है, गोधरा के बाद एक इमोशनल ब्रेक, फिर पुलवामा, फिर एक्सीडेंटल पीएम, फिर जननायक मोदी, फिर कश्मीर फाइल, फिर केरला स्टोरी, फिर अब सावरकर। क्या चाहते फिर हैं आप कि मोदी जी आप लोग के तरह से राजनीति करे? उनमें दम है, कैलिबर है, मेहनत करते हैं, करते हैं सारे पैमाने लेवल पे राजनीति। आप हनुमान जी को कभी गाली देते सुने थे क्या कि गाली दे रहा है रावण को, तुम्हारे बाप की, तुम्हारा उसका घर मोदी से क्या लेना देना है भाई? सर सुनिए ना फिल्म जिसने बनाया उससे पूछिए। सर, ये फिल्म सारी संस्थाओं पर एकाध अधिकार, ईडी, आरबीआई, सीबीआई, सर जो एसबीआई का सारा पैसा, एसबीआई का सारा पैसा मुझको समझ में लगता है, आप हमको बता दो कि एक व्यक्ति को डाइवर्ट कर दे, एक व्यक्ति एक सवाल बताइए। सर और भारत की गरीबी नाइजीरिया से भी ज्यादा हो जाए और हमारी करेंसी दुनिया में सबसे नीचे चली जाए और भूखमरी बांग्लादेश श्रीलंका से कम हो जाए और हम दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगारों की गिनती में आ जाए, 2 करोड़ से शून्य गायब हो जाए, किसान के बारे में बात खत्म हो जाए और छोड़ दीजिए लोकपाल, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये कंप्लीट खत्म हो जाए, सिर्फ 9 साल पुलवामा, गोधरा, गाली गलौज, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरी ईद, जिन्ना, पाकिस्तान, चाइना का नाम क्यों नहीं लेते हैं, अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेते हैं, ये सिर्फ मुसलमान का नाम काहे लेते हैं, ईसाई का नाम काहे नहीं लेते हैं? सर हमें सर आप धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। सर जो व्यक्ति 24 घंटा पाकिस्तान करे, जो व्यक्ति 24 घंटा वोट के लिए, जियो सेंटीमेंट के लिए मुसलमान को सामने में रखे, एक बार तिब्बत। अरे तो ये सर आप पढ़े लिखे आदमी है, सुनिए ये 10 साल में हो गया जो कांग्रेस ने बनाया है, बीजेपी फसल काट रही है। तो नहीं मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत कहाँ से आ गई जहन में? मैं वही बात कह रहा हूँ, मोदी जी ने सबको दिमाग में भर दिया। सर दलित 60 साल में जो हुआ था, फसल लगाया गया था, मोदी जी काट रहे हैं। दलितों के खिलाफ इतनी नफरत कहाँ से आ गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दलितों ये सब कब्र है, ये सब मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत उखड़ेगा। मुझे एक सवाल का सुनिए, मुझे भी एक सवाल का जवाब। अरे सुनिए ना सर, सब हिंदुस्तान में कोई पीएम मौत से भीख नहीं मांगा था, या पहला आदमी है पंजाब गया, किसानों के डर से बोला भगवान मुझे बचा लिया, एसपीजी के रहते थे, मान लिया। सर सुनिए ना सर, कभी सुने हैं कोई पीएम अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगे? सर कभी आपने सुना है? गरीब घर के आदमी है, गरीब घर के बच्चा है, कभी एसपीजी नहीं देखे थे, थोड़ी गांधी फैमिली में पैदा हुए जो बच्चा पैदा होता है एसपीजी लेके घूमता है। मोदी जी गरीब चाय वाला का बेटा थे, नहीं देखे होंगे एसपीजी। मुझको तो समझ में नहीं आया ये कौन चाय वाला है कि 20 लाख का सिर्फ एक तो सूट पहनता है, और सुनिए ना हर 2 घंटे पर बदलता हो, ये कौन चाय वाला है कि मुर्दा नहीं उखाड़ते। एक नया सवाल लीजिए, बिहार हमेशा गाली, पीएम बोलेगा बाप रे बाप मुझको गाली, पीएम बोलेगा आज मुझको गाली, तो गाली दीजिएगा प्रधानमंत्री को। सर हमेशा दया की, प्रधानमंत्री के पद का सम्मान नहीं कीजिएगा। सर पीएम अपनी बात जनता की बात करेंगे कि अपनी बात करेंगे? ये पहला पीएम है जो सिर्फ अपनी बात करता है, ये पहला पीएम है जो दया की भीख मांगता है, ये पहला पीएम है
जो ये लोगों से हमेशा कृपा पर जीना चाहता है, हमेशा ये लोगों को सेंटिमेंटल एक्सप्लॉइटेशन करता है। ये पहला पीएम है। आपको रोक रखा किसी ने करने के लिए? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। एक बात आप बोलो ना, मैं दोगलई करूं? मैं भारत के आदमी को मार कर पीएम बनना चाहूं? मैं भारत के 40 सैनिक को मरवा करके राष्ट्रपति बनूं? मैं सारी संस्थाओं को यूज करके कटवाऊं मरवाऊं, सबके घर में ढुकवा दूं? मैं सारी इकोनॉमी एक व्यक्ति को दे करके टोटल मीडिया पर कब्जा करके वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब, मैं जो दिखता है वो बिकता है, तो टोटल मीडिया को गायब कर एक टोटल पैसा मीडिया और सोशल मीडिया पर खर्चा करके जिस पीएम ने आज तक के दुनिया के इतिहास में कितना 1000 करोड़ रुपया सिर्फ अपने मार्केटिंग पर खर्चा किया हो, मतलब आप लोग नहीं चाहते कि गरीब का बेटा का चेहरा चमके टीवी सिर्फ अखबार में? मार्केटिंग पर। टीवी अखबार में टैक्स चेहरा के न चमके, पैसे गांधी परिवार दिखे सर, सिर्फ। टैक्स के पैसे से आप मीडिया चमकाओगे और सारा पैसा अदानी अंबानी को दे दोगे और पूरी भारत की इकोनॉमी कोलैप्स करा दोगे और अपने ही 9 सालों के अंदर अपने ही रुपया की मौत ले लोगे। रात के 12 बजे सब काम तुम ही करोगे, झंडी सबका तुम ही दिखाओगे। हमको जरा बताइए ना, कभी राजधानी और शताब्दी का झंडा कोई पीएम दिखाया था क्या? ये वंदे मातरम 16 ठो लाया, 15 ठो वंदे मातरम का झंडा दिखा दिया और सुरक्षा कवच उसी के लिए। तो जनता देख रही है ना सर, जनता करेगी 2024 में फैसला। जनता तो टीवी को देख रही है और सोशल मीडिया को। मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं, मैं आपको एक बात याद रखिएगा, शंभू बाबू जिसके पास दौलत होगा और जिसके पास टीवी होगा और जिसके पास ईडी सीबीआई आरबीआई सारी संस्थाएं कब्जे में होगी और जिसके पास ये ईवीएम होगा, सर ये जनता से नहीं जीतती है। तो ये माने 60 साल तक ये सब कांग्रेस के पास था तभी जीत रही थी। सबसे ज्यादा पैसा उनके घर में तो 4-4 पर सर मोदी जी के पास कहाँ से पैसा आया? मुझको तो- गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं। मुझको तो सर ये बात सतपाल जी से पूछ लो ना सर, उसके पहले भी चलिए, अब सर, हम लोग अब एक आखिरी सवाल, सतपाल बिहार, जी ने एक आखिरी 150 सवाल, बिहार करोड़ में आप और लोग अदानी का पैसा किसका है? सतपाल जी ने कह दिया है। पप्पू जी सुनिए ना, विपक्ष क्यों नहीं उठाती है? मुझको पप्पू जी, समझ में लास्ट नहीं आता। सवाल सुनिए ना, आप लालू जी और से कांग्रेस यदि कोई छोटी कोई बड़ी, मुझको जो मैं जितना कांग्रेस को जाना हूं और जितना मैंने सरकार देखी है, आप अपनी सरकार बीपी सिंह गुजराल और इनकी सरकार क्यों नहीं करते हो? आप एक आपके जो एसटी एससी और ओबीसी वाले लोग हैं उनको क्यों नहीं कहते हो कि इसके पहले जाति जनगणना इन लोगों ने क्यों नहीं कराया? इसके पहले निजी क्षेत्र में आरक्षण इन लोगों ने क्यों नहीं लाया? आपके जो ओबीसी लीडर हैं वो लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं लाए? जो दलित लीडर है क्यों नहीं लाए? बता रहा हूँ ना, क्यों गाली देते हो? कांग्रेस की सरकार थी, गोपीनाथ मुंडे ने डिमांड किया, हुकुमदेव नारायण यादव बीजेपी के नेता थे, ओबीसी, तब जाके कांग्रेस ने जाति जनगणना कराई, आंकड़े नहीं जारी किए। हमको हम ये आप कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं ने लड़ाई नहीं लड़ी है? कांग्रेस की 10 साल सरकार थी और जो अर्जुन बीजेपी ने कभी हुकुमदेव नारायण यादव और हुकुमदेव बाबू उन्होंने जाति उसके पहले आपको कुछ पता ही नहीं है किन ने हमारे पूर्वजों ने कितना 60 साल में कांग्रेस ने काहे नहीं जाति जनगणना कराया? 1932 का जनगणना चल रहा है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने नहीं कराया तो बीपी सिंह गुजराल देवेगौड़ा पीएम थे, तब आपके नेताओं ने जाति जनगणना और निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं लाया? मायावती, लालू यादव, नीतीश कुमार जो पिछड़ा दलित मुख्यमंत्री थे, वही तो हम कह रहे हैं, आप मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं। सुन तो लो, मैं मोदी के बातों को कह रहा हूँ, जितना फेंकू की तरह वो फेंके। उनसे मैं यह कह रहा हूँ जो आकर के कहते थे कि मैं यह करूँगा, मैं बाहर के विदेशी का सबका पैसा निकालूंगा, काला धन लाऊंगा, 15 लाख रुपया दूंगा, मैं किसानों को ऐसा कर दूंगा। इन्होंने जिंदगी में जितने झूठ बोले हैं, धरती पर कोई पीएम। एक सवाल, चलिए मान लिया आपका आरोप है इनका, अभी एक सवाल ले लीजिए। आप चल रहे हैं देश भर के नेता को जोड़ने, आप अभी लालू जी से मिले, चिराग पासवान शेड्यूल कास्ट से आते हैं, मुकेश सहनी अति पिछड़ा से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बैकवर्ड समाज से आते हैं, पप्पू यादव खुद बैकवर्ड से आते हैं। आप तो एकजुट नहीं हो रहे हैं बिहार में, आप चले हैं देश भर के लोगों को जोड़ने। मुझको तो समझ में नहीं आता है, मैंने अभी यही बात कही है,
हम लोग समाज जोड़ने की कम और नेता जोड़ने की बात ज़्यादा करते हैं। इन नेताओं का, जिन नेताओं के बारे में बात करते हैं, इनके संघर्ष का आधार क्या है, कितना लाठी गोली खाया है, कितना लड़ाई लड़ा है। आप उठा के देखिए ना, इन लोगों की जाति के, समाज के पीछे इन लोगों की भूमिका क्या है, इन लोगों ने क्या किया है समाज के लिए, इन लोगों ने छोटे जाति गरीबों के लिए क्या किया है, जिनके बारे में आप कह रहे हैं वह मतलब गरीब घर का आदमी नेता न बने। हमको तो समझ में नहीं आता है कि इनकी भूमिका क्या है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, जिनकी नाम आप लिए हैं। ये लोग, इन लोगों को मौका जाति के आधार पर एक बार आध बार मिल गया, वो आपकी जाति का पार्टी नेता हो बनी गया। रहेगी, आप विलय कर लेंगे? मैंने सुना है यहाँ की सरकार दबाव बना रही कि छोटे छोटे दल सब विलय कर ले। सर मैं तो इस जन्म में नहीं करूंगा विलय तो किसी आप के भी मांझी जी की तरह अलग होंगे? सर मुझको समझ में नहीं आता, मैं भीख तो मांगने जा नहीं रहा हूँ। और तो आप मानते हैं ना कि सर इस बिहार का विपक्ष की आवाज कौन है? सिर्फ पप्पू यादव। आप उठा के देख लो। तो आप सर या तो हर एनडीए में जाइए, चाहे महागठबंधन में रहिए, देखिए, कहीं मैं एक क्यों जगह रहिए। जाऊं? मैं महागठबंधन के विचारों के साथ तो खड़ा हूँ। मैं कांग्रेस और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ तो मैं खड़ा हूँ। हर दिन 800-900 किलोमीटर चलने वाला, और हर 300 करोड़ सामाजिक रुपया कहाँ से लाए आप? जी। सुने 300 करोड़ रुपया बांट दिया। अच्छा एक बात आप बताओ, सब चल रहा है, खबर चल रहा है। हमको एक बात बताओ, सोशल मीडिया पर डेली जो मैं बांटता हूँ वो है, कोरोना में यदि अकाउंट मैंने, ये पैसा आया कहाँ से आपके पास? अच्छा डेली 1 लाख रुपया मैं डेली जुटाता हूँ। अभी मैं इनको 20,000 रुपया दिया, कहिएगा कहाँ से आया? हम अपने आदमी से डेली 1 लाख जुटाते हैं और डेली 1 लाख बांटते हैं। बिहार की देश की राजनीति में मैं तो कहूंगा, और खासकर जो हिंदी पट्टी की राजनीति में, पप्पू यादव से आप सहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पिछले 9-10 सालों से ये एनडीए के पक्ष में नहीं है, लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हमले बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता इनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच क्यों नहीं होती है, अगर सरकार इस सभी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है तो। आपके खिलाफ तो कोई जांच नहीं हो रही? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है, जितना नेता और सब मिल के लूटा होगा उतना हम बांटे होंगे। और सर मेरा इतिहास उठा के देख तो लीजिए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी चीज़ें, और मुझको समझ में नहीं आता है ईडी सीडी सीबीआई हमने तनख्वाह, आप 2 लाख रुपया यदि मैं दशरथ मांझी को परिवार के जाके दे आया, उनके बच्चों के हाथ में, और दशरथ मांझी की मूर्ति जा करके मैं 7 लाख का तो लगा आप दिया। पॉलिसी मेकिंग में पहुंचिए ना, पॉलिसी बनाइए, पैसा देने से थोड़ी ना गरीबी दूर मुझको होगी तो सर। समझ में नहीं आता है, मैं जहाँ पर दलितों पर, पिछड़ों पर, अत्यंत पिछड़ों पर, अगरों के गरीबों पर जुल्म होता है, मैं सबकी मदद करता हूँ। पानी में, बाढ़ में कोई दलित और ओबीसी नहीं था, मदद तो हम सबका कर रहे थे। तो ये कोरोना में भी सबकी मदद कर रहे थे। आप उसकी चिंता मत करिए। चिंता यह है कि 2024 के बाद, क्या होगा, मैं वही पूछने वाला था, 2024 में क्या होगा? आप एकदम बताइए, फिर हम मिलेंगे 2024 के बाद आपसे। 2024 के बाद देखिए, विपक्ष यदि अहंकार को खत्म कर दे, बहुत क्लियर है, और विपक्ष यदि हर स्टेट में छोटे छोटे पार्टी और व्यक्ति जहां पर जिसकी ताकत है उसको तवज्जो दे दे। कांग्रेस कहीं रहे, कांग्रेस के लिए हम किसी से गठबंधन ही नहीं करेंगे, ना आम आदमी पार्टी से करेंगे, ना सुनिए बीएसपी ना, से करेंगे, ना नहीं नहीं, चंद्रशेखर, मेरी बात आप छत्तीसगढ़, सुनिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं कह रही हम, कह रहे हम अकेले जीत जाएंगे कर्नाटक सर टाइप। मेरी बात समझिए ना, हर पार्टी अपने, साउथ में कांग्रेस का क्या है मुझको नहीं पता। कांग्रेस यदि 18 पार्टियों के साथ बैठने को तैयार हुई तो क्या ये ऐतिहासिक फल नहीं है? एहसान कर दिया, सबसे बुरे दौर में है कांग्रेस, 40-60 साल राज करने वाली पार्टी 40 एमपी लेके घूम रही है। मुझको समझिए ना, हो सकता है आप किसी को ऊंट बैठियो जाए ना, गधा से ऊंचा ही होगा। सर पार्टी मतलब बड़ा, बाकी पार्टियों को आप गधा कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं ऊंट सर, है? फिर मैंने ये तो नहीं कहा। आपका एग्जाम्पल नहीं यही नहीं, है। बाकी पार्टियों को मैंने नहीं कहा, मैंने कहा विचारधारा से पार्टी कोई भी पार्टी, और कांग्रेस जो दुनिया के आज़ादी की सबसे बड़ी, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड पर्सनैलिटी थे, उस विचारधारा को हम बड़ा कहते हैं, हम किसी पार्टी को छोटा नहीं कहते हैं। और मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं, 2024 में क्या होगा, एक शब्द में बताइए। बहुत क्लियर है, यदि मिल के हम लड़े और समाज के साथ, जिस तरीके से हमारी सरकार है, और समाज के लिए अंतिम व्यक्ति तक हमने उसको अपनी ओर 9 महीने के अंदर, चाहे बिहार हो, मैं इतना जानता हूं कि मायावती जी को भी जोड़ने की आवश्यकता थी। मायावती जी अपने जिद पर अड़े हैं, और मायावती जी ने बीजेपी को वाह को भर दिया है विधानसभा में भी, और तब से लेकर के आज तक। मैं अंतिम बात यही कहूँगा, बिहार और यूपी जिस दिन
इकट्ठा हो जाए, बीजेपी इस भारत से हार जाएगी। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।